हेलो गाइस, सो हम चैप्टर नंबर 9 पे थे एच.सी. वर्मा से, जो कि सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन है। और हमने पहले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास को अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हमने 3 डिफरेंट केसेस लिए थे जिसके हमने सेंटर ऑफ मास अच्छे से निकाले थे। आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, तरीके बताए थे कि सेंटर ऑफ मास को निकालने को अप्रोच आप कैसे करो, कैसे एलिमेंटल मास लो, उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ कंसिडर करो, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। बट पिछले लेक्चर में 4 और डिफरेंट बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास निकालने को मैं बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं अटेम्प्ट करूंगा उसको, तो ये लेक्चर वहाँ से ही स्टार्ट करूंगा मैं। तो दिस इज़ गाइज लेक्चर नंबर 47 एंड दिस इज़ बेसिकली थियोरेटिकल लेक्चर 2 इन दिस रिगार्ड। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने ये 3 डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर एंड यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। ये 3 मैंने डिस्कस कर लिया था। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर 4th। तो पहला है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल है, तो सबसे पहले तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली अ हेमिस्फेरिकल शेल। और अगेन एक्सिस सबसे पहले कंसिडर करना था, मैंने बताया था दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और ये भी मैंने बताया था कि वाई एक्सिस के अबाउट आप देखो तो हेमिस्फेयर भी क्या है, सिमेट्रिकल है। मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देखो, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देखो तो दोनों सिमिलर है। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब क्या है, जो एक सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी 0। तो हमें सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास पे ध्यान देना है। वी नीड टू फाइंड द वाई सेंटर ऑफ मास। जेड सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। अगर आप यहाँ पे जेड एक्सिस ऐसे बनाओ तो जैसे y के अबाउट सिमेट्रिकल है पॉजिटिव x नेगेटिव x में, वैसे ही y के अबाउट सिमेट्रिकल है पॉजिटिव z और नेगेटिव z में। तो z सेंटर ऑफ मास भी बेसिकली 0 होगा फ्रॉम द सेम सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो हमें सिर्फ y सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यहाँ पे अगेन हमें एलिमेंटल मास कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज हेमिस्फेरिकल शेल। शेल पे इसकी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो शेल का एरिया कितना होगा, वेल 4 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल शेल का एरिया होता है। तो दिस इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर पे m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें एलिमेंटल मास चाहिए। वेल ये एलिमेंटल मास कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने वर्टिकल से एंगल थीटा लिया यहाँ पे, दिस इज द एंगल थीटा, और फिर ये डी थीटा लिया एक एलिमेंट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। सो दिस इज बेसिकली डी थीटा। तो यहाँ पे है जो ये बेसिकली डी थीटा, इसकी आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ के लिए हमें पता है इसका रेडियस r है। द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज बेसिकली r, सो दिस विल बी व्हाट r डी थीटा। ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये आर डी थीटा में अब एक यहाँ पे ऐसा सर्कल होगा हमारे पास, रिंग टाइप लाइक दिस, हैविंग थिकनेस ऑफ आर डी थीटा ऐसा होगा, और इसकी रेडियस हमें पता करनी होगी यहाँ पे। तो इसकी रेडियस आप कैसे पता करोगे, वेल ये देखो, ये यहाँ पे आर है, रेडियस इज आर, तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा विल बेसिकली द रेडियस, आर साइन थीटा होगा, रेडियस होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, दैट इज आर कॉस थीटा। सो आर कॉस थीटा इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, जो कि बेसिकली उसका सेंटर ऑफ मास होगा इस रिंग का। रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बेसिकली उसके सेंटर पे होगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा। और ये जो थिकनेस है रिंग का, दैट इज आर डी थीटा, और रेडियस जो है दैट इज आर साइन थीटा। दिस वन इज आर साइन थीटा। यहाँ से आपको दिख सकता है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ से आर साइन थीटा आर कॉस थीटा आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो आर साइन थीटा है, तो उसका एरिया कितना होगा, वेल उसका एरिया होगा 2 पाई आर साइन थीटा, दैट इज 2 पाई आर इज बेसिकली आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस आर डी थीटा। तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास उसका। तो 2 पाई आर स्क्वायर का मास m है, तो 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा का मास कितना होगा, वेल m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा। ये होगा बेसिकली dm। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एलिमेंटल मास, ये इस रिंग का मास होगा। तो यहाँ से आप 2 पाई आर एक कैंसिल कर दो, 2 पाई आर कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, m अपॉन आर, दैट इज अगेन एक आर है, तो ये भी आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको फ्रेशली लिखूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, m साइन थीटा डी थीटा, ये अपने पास होगा dm। दिस इज आर dm। हमें पता है सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज नथिंग बट कैपिटल M। इसकी मास जो है वो कैपिटल M हम लेकर चल रहे हैं ऐसा। तो यहाँ से आपको y पता है, y इज r cos थीटा, सो r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई m साइन थीटा d थीटा, दिस इंटीग्रेशन अपॉन m होगा यहाँ पे, ओवरऑल m ऐसा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ परफॉर्म करनी होगी, वेल थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक, क्योंकि देखो ये थीटा पे देख रहे हो तो आप, तो ये पूरा ऐसे एक सर्कल कंसिडर है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, ये पूरा एक सर्कल कंसिडर है। तो इस तरफ भी कंसिडर हो गया, इस तरफ भी, इसलिए हमें हाफ लेना है थीटा, दैट इज पाई अपॉन 2।
तो 0 to पाई अपॉन 2 आपको थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल एम कैंसिल आउट हो गया बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट। और यहाँ पे आप क्या करो, इनटू 2 अपॉन 2 कर दो। मतलब मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा बनाने के लिए। तो जो भी टर्म बाहर निकलेगा दैट इज r अपॉन 2 बाहर निकल गया अपने पास। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आया, 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा आ गया, sin 2 थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 ऐसा आ गया अपने पास। दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 एंड sin 2 थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे सो दैट विल बी माइनस ऑफ cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, ये होगा अपने पास। दैट इज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ये आएगा अपने पास। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ r अपॉन 2 इंटू हाफ भी बाहर कर लो एंड हियर cos 2 थीटा, थीटा इज पाई अपॉन 2, सो अपॉन 2 कैंसिल आउट, cos पाई दैट इज माइनस ऑफ 1 एंड माइनस 0, cos 0 इज व्हाट अगेन 1, सो ये होगा। सो दैट विल रिड्यूस टू व्हाट, माइनस ऑफ r अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज व्हाट माइनस 2, माइनस 1 इज माइनस 2, सो ये प्लस हो गया, दिस 2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 विच इज बेसिकली द आंसर। तो जो y कोऑर्डिनेट हुआ सेंटर ऑफ मास का दैट इज r अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 0, सो दैट इज 0 कॉमा r अपॉन 2 कॉमा 0, दिस इज बेसिकली व्हाट द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। तो ये बहुत ही ईजी था। नाउ मूविंग अपॉन टू सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर। उसके लिए अगेन मैं पहले ड्रॉ करता हूँ सॉलिड हेमिस्फेयर। दिस इज बेसिकली अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस r। यहाँ पे थोड़ा मैं डिफरेंट तरीका अपनाऊंगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक पर्टिकुलर y डिस्टेंस पे, जो कि बेसिकली ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन अगेन, सो दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, दिस इज बेसिकली y एक्सिस एंड दिस इज बेसिकली z एक्सिस, वो हम सेम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक y डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से y लेंथ ऊपर एक मैं प्लेट कंसिडर कर रहा हूँ, सर्कुलर प्लेट लाइक दिस। यहाँ पे प्लेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ही सॉलिड है, दिस इज बेसिकली ए सॉलिड हेमिस्फेयर। तो ये प्लेट है, प्लेट की थिकनेस कितनी कंसिडर कर रहा हूँ, dy कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट जो कि y डिस्टेंस पे है। तो उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास बेसिकली y पे ही होगा, ये जो y है। बट यहाँ पे अभी बात आती है एलिमेंटल मास की। आप एलिमेंटल मास कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले ये पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर की जो मास है वो किस पे डिपेंड है, वो इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वेल पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब। इतनी वॉल्यूम कैपिटल M मास पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी जो मास है दैट इज कैपिटल M। तो अभी इस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी, ये वाली एलिमेंट की, तो यहाँ से देखो दिस इज रेडियस r, ये r रेडियस होगा, ये y है, तो इसका रेडियस कितना होगा, वेल इसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस प्लेट। ये जो सर्कुलर प्लेट है उसका रेडियस होगा। तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा पाई दिस r स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज अगेन दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई dy मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि dy इज बेसिकली द थिकनेस। तो थिकनेस पता चल गया, दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम m मास पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतना वॉल्यूम कितने पे होगा, वेल आपको अगेन m/2/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये वॉल्यूम करना पड़ेगा, दैट इज पाई r स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर dy, दिस वन। सो यहाँ से आप इसको कंसिडर करोगे तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी वॉट 3/2m अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर, दिस इज dy। इतना dy होगा अपने पास। दिस इज बेसिकली द एलिमेंटल मास dm, ये dm मास होगा इस सर्कुलर प्लेट का। अभी हमारे पास मास पता है और ये y भी पता है, y कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल y है। तो अगेन हम ये वाला यूज़ करके इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, दिस इज नथिंग बट कैपिटल M, यहाँ से यूज़ करके हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं इस पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर का। देखो कैसे, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय 3/2m अपॉन r क्यूब, दिस वन, दिस इज r क्यूब बेसिकली, r स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर dy अपॉन m, ये लिखूंगा। एंड y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वेल 0 to r तक वेरी करेगा। सो दिस लिमिट क्या होगा, 0 to r। सो यहाँ से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो, m सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया, बोथ आर कांस्टेंट। यहाँ पे 3/2 r क्यूब बाहर निकल गया और अपने पास अब दो टर्म बचे यहाँ पे, एक तो r स्क्वायर y होगा माइनस ऑफ दिस इज y क्यूब होगा एंड दिस dy, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to r। फिर इसको मैं फर्दर लिखूँ तो r क्यूब, अभी इंटीग्रेशन देखो तो ये क्या होगा, r स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस ऑफ y टू द पावर 4/4 होगा, दिस फ्रॉम 0 to r। तो इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट 3/2 r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली आप r को रख दो क्योंकि जब 0 को रखोगे यहाँ पे
तो बोथ टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें इस r को रखना पड़ेगा, दैट इज़ r टू द पावर 4/2 माइनस r टू द पावर 4/4 लाइक दिस। यहाँ से सबसे पहले r³ ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा 3/2 और ये r/2 माइनस r/4 इज़ नथिंग बट r/4, तो ये अपने पास हुआ दैट इज इक्वल्स टू 3r/8। सो दैट इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फेयर। तो अगेन मैंने पहले भी बताया, अगेन फ्रॉम द सिमेट्री आपको पता है x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा सेंटर ऑफ मास का, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास कितना आया 0, 3r/8, 0। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो कोन। तो हॉलो कोन के बारे में देखते हैं। तो ये अपने पास बेसिकली हॉलो कोन है जिसकी रेडियस मैं एज्यूम करता हूँ कैपिटल R और जो हाइट है दैट इज बेसिकली कैपिटल H, ये एज्यूम करता हूँ मैं। और ये जो एपेक्स एंगल है यहाँ पे दिस इज थीटा, ये मैं थीटा एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वेल एलिमेंट देखो यहाँ पे कैसे लेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट कंसिडर करो, इसको मैं x मान रहा हूँ, तो वो एलिमेंट फिर कंसिडर करोगे आप, तो उसकी जो थिकनेस लोगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी dx। ये थिकनेस अपनी dx होगी, इसी डायरेक्शन में dx होगी, थीटा एंगल में dx होगी, स्लैंट हाइट के डायरेक्शन में ही dx होगी यहाँ पे। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एलिमेंट आपको ऐसे कंसिडर करके चलना है। एक्सिस सेम है अपना, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दैट विल बी z एक्सिस, वो सेम है। और सिमेट्री वाली बात भी यहाँ पे सेम है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, या तो आप पॉजिटिव x नेगेटिव x में देखो या पॉजिटिव z नेगेटिव z में देखो। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमें y CM ही फाइंड करना है, y सेंटर ऑफ मास। x सेंटर ऑफ मास एंड z सेंटर ऑफ मास आर बेसिकली बोथ 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पे बेसिकली मास, क्योंकि मैं हॉलो कोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको इसकी कर्व्ड सरफेस निकालनी पड़ेगी। कर्व्ड सरफेस इज व्हाट, दैट इज πr/l, l इज द स्लैंट हाइट, इस पे मास m डिपेंडेंट है। तो स्लैंट हाइट के लिए आपको कैपिटल H और कैपिटल R गिवन है, तो आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, दैट इज बेसिकली द स्लैंट हाइट। तो वो कैसे निकालोगे, दैट विल बी r² प्लस ऑफ h², दैट इज बेसिकली द स्लैंट हाइट विच इज l। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि πr √r² प्लस ऑफ h², इस पे बेसिकली मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी इस एलिमेंट का, यहाँ पे जो एलिमेंट आप लिए हो एक, उसकी मास कितनी होगी, मास नहीं, उसकी मास निकालने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए, मतलब इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रेडियस निकालनी होगी। तो ये हमें यहाँ से x पता है, x जो स्लैंटिंग पोजीशन में जो हाइपोटेनस है वो हमें पता है। तो जब हाइपोटेनस पता है तो आपको ये बेस निकल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट x sin थीटा। तो जो रेडियस हुआ दैट इज़ x sin थीटा, तो 2πx sin थीटा सबसे पहले तो रेडियस हो गया उसका। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस निकला हमारे पास 2πx sin थीटा, और जो थिकनेस है दैट इज़ dx। तो ये अपने पास एरिया आया। ये एरिया जब इतने एरिया पे m मास डिपेंडेंट है, तो इतने एरिया पे कितना होगा, m/πr √r² प्लस ऑफ h², दैट एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 2πx sin थीटा इंटू नथिंग बट dx। ये होगा अपने पास एलिमेंटल मास, दैट इज स्मॉल dm, इस एलिमेंट का ये मास होगा अपने पास। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो अभी हमारे पास कितना आया, वेल आया 2mx sin थीटा dx अपॉन r √r² प्लस ऑफ h²। ये अपने पास आया एलिमेंटल मास, दैट इज़ dm। और y कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका, तो जब आप y कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपको इस ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, दिस इज़ बेसिकली द ओरिजिन। तो टोटल हाइट h है और ये कितना है, दैट इज़ नथिंग बट x cos थीटा, ये आपके पास x cos थीटा है। तो h माइनस ऑफ x cos थीटा आप करोगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए, बिकॉज हमें सेम इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल M चाहिए। इसकी मास कितनी है, कैपिटल M है, तो इसके लिए हमें y चाहिए। तो हमारे पास y मिल गया, दैट इज़ h माइनस ऑफ x cos थीटा, दिस इज़ बेसिकली y, एंड dm भी हमारे पास है ये 2mx sin ऑफ थीटा dx अपॉन r √r² प्लस ऑफ h², दैट इज़ बेसिकली dm। और नीचे हमारे पास एक 1/m मास होगा। और जो dx है, वेल x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वेल दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to l, 0 to l एंड l इज़ वॉट, √r² प्लस ऑफ h², ये वेरी करेगा। तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, फ्रॉम 0 to √r² प्लस ऑफ h², h माइनस ऑफ x cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2mx sin थीटा अपॉन dx r √r² प्लस ऑफ h²। नाउ जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट h/3, आपको h/3 मिलेगा। बहुत ईजी है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, जस्ट आप एक एक टर्म्स को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेट करना, फिर लिमिट्स लगाना ऐसे 0 to l, दिस इज 0 to _h² प्लस ऑफ r² लगाना, तो यू विल फाइनली गेट h/3, आपको h/3 मिलेगा। तो दैट विल बी द y CM, y सेंटर ऑफ मास।
एक्स सेंटर ऑफ मास अगेन मैंने पहले ही बताया सिमेट्री के थ्रू 0 होगा एंड जेड CM भी 0 होगा, जेड सेंटर ऑफ मास एंड एक्स सेंटर ऑफ मास. So that will be finally the answer. H/3 is basically the y center of mass of this hollow cone. Now moving further, now let us basically find the center of mass of a solid cone, जिसके लिए हमें सबसे पहले solid cone draw कर लेते हैं. So ये basically एक solid cone है जिसका radius मैं r ले लेता हूँ और जो height होगा that is capital H. कैपिटल H हाइट कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ पे अगेन जो एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. और यहाँ पे भी अगेन सेम सिमेट्री है, तो वाई सी एम सिर्फ निकालना है, एक्स सी एम एंड जेड सी एम विल अगेन गोइंग टू बी 0. तो यहाँ पे मैं एलिमेंट कंसिडर करता हूँ एट अ डिस्टेंस स्मॉल h फ्रॉम द बेस. बेस मतलब ओरिजिन से स्मॉल h डिस्टेंस कंसिडर करता हूँ और जो थिकनेस है इसकी एलिमेंट की दैट इज DH. ये मैंने कंसिडर किया यहाँ पे एलिमेंट. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास हमें पता है क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm. ये सेंटर ऑफ मास है और ये dm को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैं अपनाऊंगा सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए. जो dm है बेसिकली वो एलिमेंटल मास है, सो उसको मैं मास को हमें पता है क्या होता है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है, वो हमें पता है, वो हमने पहले ही लिया है कि डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट. जितने भी एलिमेंट्स मैंने अभी तक डिस्कस किया है, जितने भी बॉडीज, सबकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है. तो डेंसिटी इंटू डी लिख सकता हूँ, इसको भी डेंसिटी इंटू डी लिख सकता हूँ ईजिली बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो इंटू वाई इज नथिंग बट हियर एच है ये वाई इंटू डी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डी. ये हो गया, रो कैंसिल आउट हो गया, कांस्टेंट है बाहर निकल गया. सो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ एच डी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी. ये लिख सकता हूँ मैं ईजिली. तो यहाँ पे जो डी होगा वो बेसिकली इस एलिमेंट का डी होगा, इस एलिमेंट की वॉल्यूम होगी. तो उस एलिमेंट का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, वेल एलिमेंट की वॉल्यूम के लिए आपको सबसे पहले ये रेडियस चाहिए. ये रेडियस कैसे निकालोगे, तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स आप कंसिडर करोगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला. दोनों को कंसिडर करने के बाद जो रेशियो होगा H/R दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाला हाइट होगा. ये वाला हाइट कितना होगा, कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन ये रेडियस स्मॉल r जो कि हमें फाइंड करना है. तो यहाँ से स्मॉल r बेसिकली कितना आया, स्मॉल r आया कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H, दैट इज़ बेसिकली स्मॉल r. तो हमारे पास स्मॉल r मिल गया. स्मॉल r मिल गया, आप जस्ट एरिया निकाल लोगे, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस. थिकनेस कितना है, दैट इज़ नथिंग बट DH. तो दिस इज़ बेसिकली DV वॉल्यूम. ये अपने पास DV वॉल्यूम हुआ. इसको फर्दर मैं अगर क्लैरिटी से लिखूँ, मतलब r को भी सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो दैट इज़ व्हाट h माइनस स्मॉल h इसका स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू DH, दैट इज़ बेसिकली DV. तो यहाँ से DV हमारे पास निकल गया, ये भी DV है, ये भी DV है, इन दोनों के लिए हमारे पास ये वेरिएबल निकल गया. इसको फर्दर लिखते हैं हम. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अपने पास आया. अब यहाँ पे जो DH की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ होगी, वेल इजीली आपको दिख रहा है फ्रॉम 0 टू कैपिटल H, दैट इज़ द लिमिट ऑफ DH. 0 टू कैपिटल H, यहाँ पे भी 0 टू कैपिटल H. तो आप इंडिविजुअली इसको और इसको निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक h जो है स्मॉल h एक्स्ट्रा टर्म है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंट आएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंट आएगी. तो आप इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो. इसको एक्सपैंड कर लेना, कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h को, दैट इज h स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल h स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कैपिटल H इंटू स्मॉल h, माइनस नहीं प्लस, कैपिटल H स्क्वायर प्लस ऑफ स्मॉल h स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू कैपिटल H इंटू स्मॉल h. सिमिलरली नीचे और एक एक करके आप टर्म्स को इंटीग्रेट कर देना अंडर द लिमिट 0 टू कैपिटल H. तो जब आप वो करोगे और उन दोनों को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट h/4 एज द सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. और x और z कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 0 होगा ड्यू टू सिमेट्री. तो वहाँ से आपको ऐसे निकल कर आ जाएगी सेंटर ऑफ मास ऑफ y दैट इज h/4 एंड दैट इज द आंसर. तो हमने जो 4 बाकी थे हमारे पास बॉडीज जिनकी सेंटर ऑफ मास निकालनी थी, वो हमने एक एक करके यहाँ पे निकाला. बहुत ही अच्छी तरीके से देखा. आप फिर से एक बार इन चारों को देखना और बेसिकली उन 3 को भी देखना जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था. तो इन 7 को आप देखोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो जाएगी कि आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे. फिर आपको कोई एक रैंडम बॉडी दे दिया जाए खुद से बनाकर, ऐसा क्वेश्चन में मान लो आया, तो आप ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करना जान गए हो और डिफरेंट अप्रोचेस भी अब देख लिए हो, तो आप अब अटेम्प्ट करके आंसर निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करोगे, ऐसा मैं सपोज करता हूँ. तो अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में. उसके बाद हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से पहले मैं स्टेटमेंट के अराउंड की चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. दैट सपोज हमारे पास 2 पार्टिकल है, दिस इज़ पार्टिकल ए एंड दिस इज़ पार्टिकल बी. एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ऐसे रखी हुई है दोनों, और ये एक्स एक्सिस है जस्ट सपोज करो. और ऐसा सपोज कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में
कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे पार्टिकल पे। सपोज दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी, तो कोई एक्सटर्नल आके फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा इन दोनों पार्टिकल पे, बल्कि ये दोनों पार्टिकल ही आपस में फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ए बी पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है। कुछ ऐसा प्लॉट है इस क्वेश्चन का। और इनिशियली मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये दोनों पार्टिकल जो ए और बी है रेस्ट पे है। इनिशियली क्या है, इनिशियली जो वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट इज़ बेसिकली ज़ीरो। ऐसा प्लॉट है, मतलब ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। जस्ट ये सपोज करके मैं चल रहा हूँ और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इन टू पार्टिकल सिस्टम पे, ये भी गिवन है। उसके बाद इनिशियली जब वेलोसिटी ज़ीरो थी उसके बाद एक्चुअली मोशन स्टार्ट हुआ है पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा सपोज करो कि टाइम टी के बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए का दैट इज़ x1 और जो बी का है दैट इज़ x2। ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूँ बिकॉज एक दूसरे के करीब जाएंगे उसके बाद ये दोनों जो पार्टिकल हैं बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज दैट इज़ एफ फोर्स जो कि एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब जाएंगे। तो टी टाइम के बाद जस्ट सपोज करो कि x1 है ए पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और x2 है बी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे x तो कितना आएगा अपने पास, वेल इसकी अगर मास m1 है और इसकी मास m2 है, सो दैट विल बी m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने पहले भी बताया है अबाउट द पार्टिकल्स। तो ये अपने पास x कोऑर्डिनेट आया। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप dx अपॉन dt करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास कितना आएगा m1 dx1 अपॉन dt दैट इज़ v1 प्लस m2 dx2 अपॉन dt दैट इज़ v2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा अपने पास। दैट इज़ बेसिकली द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बेसिकली ये एक सेंटर ऑफ मास था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था, तो दिस इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा अपने पास। दिस इज़ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस वेलोसिटी को, तो यू विल गेट m1 a1 प्लस ऑफ m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अपने पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तीन अपने पास आ गया। बट वेट, अभी अपने को यहाँ पे फोर्सेस पता है। ए पार्टिकल पे क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो उस पर अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो एफ इज इक्वल्स टू m1 a1 होगा अपने पास, और बी पार्टिकल पे लगाओगे तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, m2 a2 होगा अपने पास दिस। तो यहाँ से a1 निकालोगे दैट विल नथिंग बट f अपॉन m1 और a2 निकालोगे दैट विल बी नथिंग बट f अपॉन m2। ऐसा होगा। बट जो अगर आप डायरेक्शन भी यहाँ कंसिडर करो, अगर वेक्टर यहाँ पे लगाओ तो जो a1 होगा दैट इज अगर उसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो a2 को आपको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा नेगेटिव ऑफ f करके, एंड दैट इज पॉजिटिव ऑफ f। तो यहाँ पे अगर वेक्टर के टर्म्स में बात करो, x1 वेक्टर x2 वेक्टर लाइक दिस, अगर आप पूरी तरह वेक्टर के टर्म्स में बात करोगे यहाँ पे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो v2 होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब जो वेलोसिटी b पार्टिकल की होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो a पार्टिकल की होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो एक को पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से आप a1 और a2 अलॉन्ग विद द साइंस अगर ACM में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, वेल जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ACM जो होगा दैट इज इक्वल्स टू m1 a1 वेक्टर इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट वेक्टर क्योंकि हमने साइन भी कंसिडर किया है, दैट इज प्लस f अपॉन m1 एंड दिस इज प्लस m2 एंड दिस इज व्हाट माइनस ऑफ f अपॉन m2 लाइक दिस, एंड अपॉन कितना होगा अपने पास m1 प्लस ऑफ m2 होगा। सो m1 कैंसिल आउट हो गया, m2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज f माइनस ऑफ f अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट जीरो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों पार्टिकल जब ऐसे रखी हुई है और एक दूसरे पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इनिशियली ये, जबकि पूरी मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा थ्रू आउट द मोशन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी फ्यूचर में कौन सी जगह पे है, यहाँ पे है यहाँ पे है, इस फोर्सेस के कारण इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ही मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो जीरो होगा। इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये हमें पहले से पता है। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी, जीरो। तो इसका मतलब हमेशा ही फ्यूचर में सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होगा।
मतलब VCM इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है और इनिशियली वेलोसिटी हमने कितना एज्यूम करके चला था, कितना गिवन था हमें, वेल जीरो गिवन था। जीरो गिवन था मतलब पार्टिकल कहीं भी चले t इज इक्वल टू जीरो से, जब वो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था पार्टिकल पे। इंटरनल फोर्सेस के कारण ही पार्टिकल्स ए और बी है वो कहीं भी चले, कैसे भी चले, उसकी वेलोसिटी हमेशा सेंटर ऑफ मास की जीरो होगी। चाहे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी भी हो, किसी डायरेक्शन में हो, अगर उन दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स के आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे और उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखोगे तो दैट विल बी जीरो। सो दैट इज बेसिकली द कैच ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ टू पार्टिकल सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि टू पार्टिकल सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एंड इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इनिशियली क्या है, इनर्शियल फ्रेम से आप देखो तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो इट रिमेन्स फिक्स्ड इवन व्हेन द पार्टिकल्स इंडिविजुअली मूव एंड एक्सेलरेट। तो वो जो है, जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी, उसकी हमेशा सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे रहेगी। ये जो होगा एक CM दैट विल बी फिक्स्ड। ये फिक्स्ड मतलब इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का, वो स्पेस पे एक पॉइंट पे फिक्स है, वहां से उसको कोई हिला नहीं सकता अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है टू पार्टिकल सिस्टम पे, चाहे इवन व्हेन द पार्टिकल्स इंडिविजुअली मूव एंड एक्सेलरेट। इंडिविजुअल पार्टिकल्स कहीं भी मूव करे, कहीं भी एक्सेलरेट करे, कितनी भी वेलोसिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, इट रिमेन्स फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम। नाउ लेट अस जनरलाइज दिस रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे, वो देखो कैसे। उस स्टेटमेंट को जनरलाइज करने के लिए हम एक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स मानते हैं, मतलब हमारे पास n पार्टिकल्स है जिसकी बेसिकली एक सिस्टम है, ऐसा मान रहे हैं। n पार्टिकल स्पेस में मान लो कुछ ऐसे तरीके से है और हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे कि हर एक जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल पे फोर्सेस लगा रहा है इंटरनली। तो सपोज करो ये ith पार्टिकल है तो बाकी सारे जितने पार्टिकल है वो ith पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली ये jth पार्टिकल है तो बाकी सारे जितने पार्टिकल्स हैं वो jth पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये तो इंटरनल फोर्स की बात हो गई और एक्सटर्नली भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ith पार्टिकल पे मान लो Fi एक्सटर्नल, ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर है, ये ith पार्टिकल पे है जो कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्सेज हो गई, एक इंटरनल फोर्सेज हो गई जो पार्टिकल एक दूसरे को लगा रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्सेज हो गई जो हर एक पार्टिकल पे लग रहा है। तो अगर ith पार्टिकल की मैं बात करूँ, सिर्फ ith पार्टिकल की अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दो फोर्सेज होंगी। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ MIAI। अगर एक्सेलरेशन फोर्स की बात करो ith पार्टिकल पे तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, MIAI। और उसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, वेल एक तो ये वाला फोर्स होगा जो इंटरनल फोर्स होगा, उसको आप कैसे लिखोगे, सिग्मा J नॉट इक्वल टू I एंड हियर Fij वेक्टर, इसको ऐसे लिखोगे, प्लस Fi एक्सटर्नल लाइक दिस वेक्टर। तो ith पार्टिकल पे ये होगा Fij वेक्टर, ये बेसिकली इंटरनल हो गया जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है J नॉट इक्वल टू I, क्योंकि इस ith पार्टिकल पे बाकी सारे जो फोर्स लगा रहे हैं वो मैंने लिया है, सिर्फ जो बाकी सारे फोर्स लगा रहे हैं। तो I नॉट इक्वल मतलब J नॉट इक्वल टू I होगा, तभी तो उस पे सारे पार्टिकल्स जो है फोर्स लगाएंगे, प्लस Fi एक्सटर्नल जो ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं। तो ये MIAI की बात हो गई, मतलब सिर्फ ith पार्टिकल पे फोर्स दिखाओ। तो अभी आप अगर इसको सम करोगे, MIAI को अगर आप सम करोगे, सो समेशन आपको I पे करना पड़ेगा, टोटल I पे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा J नॉट इक्वल टू I एंड सिग्मा J पे समेशन करोगे तो दैट विल बी Fij वेक्टर लाइक दिस। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर होगा अपने पास एंड दैट प्लस जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज I पे समेशन करना पड़ेगा Fi एक्सटर्नल लाइक दिस। सो यहाँ पे ये इंटरनल फोर्सेस का समेशन हो गया सारे ही पार्टिकल्स पे। ये क्या है, सारे ही पार्टिकल्स पे हैं। MIAI वेक्टर को मैंने क्या किया, सारे ही पार्टिकल जो ith पार्टिकल हैं उन सारे पे समेशन कर दिया, तो वो एक इंटरनल फोर्स हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इन दोनों का समेशन हो गया सारे पार्टिकल्स के लिए। तो अभी आप ये फर्स्ट टर्म को देखोगे जो इंटरनल फोर्स है, तो ये बेसिकली जीरो ही हो जाएगा अल्टीमेटली। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो Fij वेक्टर होगा दैट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ Fji वेक्टर, ऐसा होगा। तो इन दोनों को आप जब सम करोगे तो दैट विल बी नथिंग बट जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टाइप है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत आप देखो तो ये टर्म फाइनली जीरो हो जाएगी हर एक पार्टिकल पे, क्योंकि जब ये पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये भी उस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है ऐसा। तो जब अल्टीमेटली आप वेक्टर सम करोगे सारे ही फोर्सेस का तो ये फर्स्ट टर्म अपने पास जीरो हो जाएगा, इंटरनल फोर्स का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ ये कि नेट एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, दिस इज व्हाट, नेट एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर, ये हमारे पास बचेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू दिस सिग्मा I MIAI वेक्टर, ये अपने पास ऐसा रिलेशनशिप आएगा। और ये बात हमें पहले से ही पता है दैट सिग्मा I MIRI वेक्टर अगर आप निकालोगे सो दैट विल बी व्हाट,
दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल M इंटू RCM, लाइक R ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा निकलेगा आपके पास, ये हमें पहले से ही पता है। सिमिलरली इसको अगर आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी देखोगे तो सिग्मा I पे अगर आप निकालोगे MI AI वेक्टर निकालोगे तो दैट विल बी सेम M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए, यहाँ से आप समझ सकते हो। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए भी निकालोगे तो MVCM होगा हमारे पास, एंड दिस MACM इज नथिंग बट व्हाट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास आया दैट इज इक्वल्स टू M एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लाइक दिस। सो ये रिलेशनशिप अपने पास निकल कर आ गई कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है एक्चुअली वही सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वही बाद में जाके वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर इनिशियली जीरो है वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा उस पार्टिकल का, उसी पॉइंट पे फिक्स होगा जहाँ पे इनिशियली था, वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप देखोगे दैट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेज। आपको देखा जितने भी इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे पे लगा रहे थे यहाँ पार्टिकल, वो अल्टीमेटली जीरो हो गया, यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे निकाल कर देखा। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्सेज एड अप टू जीरो द सेंटर ऑफ मास हैज नो एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेज भी एड अप टू जीरो हो रहा है मतलब ये टर्म भी अगर जीरो हो रहा है तो सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो ऑफ द होल सिस्टम। एंड एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, ये भी हमने देख लिया यहाँ से। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेल इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखोगे तो क्या आएगा अपने पास, वेल F एक्सटर्नल अपॉन M आएगा अपने पास, लाइक दिस विल बी द रिलेशनशिप। और तब हम चीज़ों को कैसे सिंप्लिसिटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वेल ये स्टेटमेंट हमें बताता है दैट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज आइडेंटिकल टू द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द गिवन सिस्टम। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम का मास आपने M कंसिडर किया है, जैसे मान लो N पार्टिकल सिस्टम है, इस सिस्टम का मास आपने कैपिटल M कंसिडर किया है, तो उन सिस्टम के मोशन को आप उन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल्स के आपको मोशन से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उन पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास निकालो और उस सेंटर ऑफ मास के मोशन से आपको लेना देना है। तो उन पार्टिकल के सिस्टम्स का अगर मास कैपिटल M है, देखो स्टेटमेंट कह रहा है ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास M इक्वल टू द मास ऑफ द गिवन सिस्टम दैट इज कैपिटल M एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द सिस्टम। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे एक्सटर्नल फोर्स का एक एक्सटर्नल फोर्स ले लो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और उसको मानो कि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, जो वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उस पे लग रहा है। और सेंटर ऑफ मास का मास एक्चुअली कितना होगा, दैट इज सम ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम दैट इज कैपिटल M। तो आप वैसे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को जज कर सकते हो, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के मोशन से जज कर सकते हो, पूरी मोशन को कंसिडर कर सकते हो, वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए इक्वेशन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे ऐसा केस मिलता जुलता हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने क्या बोला था कि एक बंदा है वो दूसरे बंदे को ऐसे बॉल फेंक रहा है लाइक दिस, तो एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा वो, बट अगर पैराबोलिक पाथ में उस बॉल के आप सरफेस को कंसिडर करोगे तो वो मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उस बॉल को मानो कंसंट्रेटेड है अपने सेंटर पे, तो अब वो सेंटर ऑफ मास जो बॉल का होगा उसको जज करो, उसके मोशन को जज करो फ्रॉम दिस पॉइंट से ओ पॉइंट से ये सपोज करो किसी बी पॉइंट पे गया हमारे पास ए पॉइंट के थ्रू। तो इस पूरे पैराबोलिक मोशन को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, वेल एक सेंटर ऑफ मास के मोशन से कंसिडर कर सकते हो। तो आप सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको x निकालना है, x कोऑर्डिनेट, तो दैट इज़ vx मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगा अपने पास। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में हमारे पास ऐसे नीचे के डायरेक्शन में g है, तो यहाँ से अगर आपको कोई y निकालने बोलेगा दैट इज इक्वल्स टू vy_t माइनस ऑफ हाफ gt²। सिमिलरली ऐसा आप कंसिडर करके चल सकते हो। मतलब ये इक्वेशंस आप इजीली लगा सकते हो कब, जब आप इस पूरी बॉल को मानोगे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब सिर्फ उस बॉल का सेंटर ही मूव कर रहा है O to B वाया A ऐसे। तो ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को आप एक जस्ट पॉइंट मोशन मान के चल सकते हो, एक पार्टिकल का मोशन मान के चल सकते हो। बॉल जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है अपने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक स्पेशल केस भी मानो कि O to A गया और A के बाद ये बॉल के दो टुकड़े हो गए। अभी दो टुकड़े होने के बाद एक टुकड़ा इधर मूव किया, एक टुकड़ा इधर मूव किया, कुछ ऐसा, तब भी सेंटर ऑफ मास को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बॉल का सेंटर ऑफ मास है, देखो ये जो बॉल यहाँ पे टुकड़ा हुआ उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट ने टुकड़े टुकड़े नहीं किए, ऐसा कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ। ये इंटरनल स्ट्रेस के कारण दो टुकड़े हुए बॉल के। सबसे पहले तो ये कंसिडर करना जरूरी है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट मानोगे बॉल को 2 टुकड़े करने में, तब आप सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को 0 नहीं ले सकते हो, तब आप सेम मोशन को कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब एक्सेलरेशन होगी, तब एफ एक्सटर्नल होगा, तब सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट अगर इंटरनल स्ट्रेस के कारण ये बॉल के 2 टुकड़े हुए हैं और उसके बाद वो बॉल के 2 टुकड़े एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, तो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वो इंटरनल फोर्स के कारण 2 टुकड़े हुए हैं और अलग अलग मोशंस हुए हैं। तो जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो, सिर्फ इंटरनल फोर्स के कारण चेंजेस हुई है कुछ पूरी बॉडी में, तो उससे सेंटर ऑफ मास के मोशन में कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब पूरी मोशन जो होगी वो एज इट इज़ होगी सेंटर ऑफ मास की, जैसे पहले थी। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ए टू बी इसी रास्ते की तरफ ऐसे ही मूव करेगा, ए टू बी। ये बात और है कि जो 2 पार्टिकल्स होंगे जो स्प्लिट हो गए वो ऐसे और ऐसे मूव करेगा, बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास का मोशन अभी भी ओ ए के बाद सिमिलरली उसी पाथ पे होगी, ए टू बी लाइक दिस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, जहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने 4 डिफरेंट बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास को देखा, उसके बाद हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा डिफरेंट केसेस में। सबसे पहले 2 पार्टिकल देखा, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया इन द प्रेजेंस ऑफ सम एफ एक्सटर्नल फोर्स, और तब देखा प्रोजेक्टाइल के केस में कि अगर बीच में प्रोजेक्टाइल में स्प्लिट हो जाती है बॉल 2 डिफरेंट पार्टिकल्स में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सेम ही पाथ पे जाएगा जैसा वो पहले जा रहा था जब बॉल कंबाइंड थी। तो गाइज ये लेक्चर नंबर 2 था, थियोरेटिकल लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। अभी और भी लेक्चर्स आएंगे थियोरी के, क्योंकि अभी मैंने लीनियर मोमेंटम और कोलिजन डिस्कस नहीं किया है, तो अभी हो सकता है 2-3 लेक्चर्स और आए इस चैप्टर के थियोरेटिकल लेक्चर्स में, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे गाइस। तो आप देखते रहो इन थियोरेटिकल लेक्चर्स को, बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, 1 बार देखो 2 बार देखो, ताकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं आपके, फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।